अच्छा, अगर बच्चों को अगर मिट्टी में खिलाया जाए, उनको मतलब इतना ज़्यादा उन पे प्रोटेक्शन ना की जाए, तो फिर जी जी। इससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। क्योंकि रशिया में मैंने एक फ़ोटो देखी थी, वो जी उन्होंने जी। छोटे बच्चों को बिल्कुल ना बर्फ़बारी हो रही थी उधर, उन्होंने पूरे सारे बच्चों को बाहर लटाया हुआ था ताकि सही उनकी सही इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। सही इज़ सही इट सही। राइट? यस, बिल्कुल। देखें, एक चीज़ है हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, उसे हाइजीन हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइजीन हाइपोथेसिस में ये रिसर्च कंडक्ट की गई थी और इसका प्रूफ हमें कोविड में भी मिला था। हाइजीन हाइपोथेसिस ये होती है, उसमें रिसर्च ये की गई थी कि वो बच्चे जिनको आइसोलेट रखा गया था, जिनको बहुत ही ज़्यादा क्लीन एनवायरनमेंट दिया गया था, बहुत ही ज़्यादा क्लीन चीज़ें दी गई थी खाने पीने के लिए, हर तरह की चीज़ों के लिए, उनमें बीमार होने का तनासुब उन बच्चों के मुकाबले में जिनकी कंडीशंस को उतनी अच्छी नहीं थी, वो पॉवर्टी में थे या फिर मड से इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड थे, उनके मुकाबले में वो जो क्लीन एनवायरनमेंट में रहे थे वो ज़्यादा बीमार होते थे। तो इसमें जब रिसर्च की गई तो ये पता चला कि वो बच्चे जो मट्टी में मड में खेलते हैं, प्लेइंग फील्ड में जाते हैं, अपने कोलीग के साथ खेलते हैं, जिनको चोट वगैरह लगती है, बार बार रगड़ वगैरह लग जाती है जिस्म पे, उनकी इम्यूनिटी जो है ना वो दूसरे बच्चों की निस्बत स्ट्रॉन्ग होती है। इसमें फिर रिसर्च जब की गई तो उसमें ये चीज़ पता चली कि जिन सेम वैक्सीन वाला मैकेनिज्म यहाँ पे इम्प्लीकेट होता है कि आपका इम्यून सिस्टम सीखता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे बहुत ही ज़्यादा वो होते हैं, चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ऐसे इसी तरह का बच्चों का इम्यून सिस्टम होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर से लर्न करता है। तो जब बच्चे मट्टी डस्ट में जाते हैं तो ऐसे माइक्रोब्स और ऐसा पूरा एक माइक्रोफोना बना होता है मट्टी में जिससे वो एक्सपोज होते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम ट्रेन हो जाता है, इम्यून सिस्टम ट्रेन होता है। एक हाइजीन हाइपोथेसिस की एक ऑफ शूट थी, एक और स्टडी कंडक्ट की गई थी कि इस तरह के बच्चों में जो मट्टी या डस्ट में खेलते हैं उनमें एलर्जीज़ जो हैं वो बहुत कम हैं, एज़मा के चांसेस लेटर लाइफ में जाके सांस की एलर्जी, दमे का एलर्जी का मसला, जल्द का मसला, एलर्जी का मसला बहुत कम होता है उन बच्चों में जो डस्ट मट्टी से जिनका एक्सपोजर अर्ली लाइफ में रहा हो। अच्छा, कोई और न्यू वैक्सीन्स भी आ रही हैं बच्चों की जो कि पहले नहीं थी और अब न्यू इमर्जिंग है? हाँ जी, जो जैसे मैंने पहले ईपीआई प्रोग्राम की बात की ना, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन की, तो हमारी पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम की जो अडेप्टेबिलिटी है ना वर्ल्ड के साथ, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पे अडेप्ट एटलीस्ट पंजाब की हद तक, तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है पंजाब की हद तक तो बहुत अच्छी अडेप्टेबिलिटी है हमारे हेल्थ सिस्टम के साथ। हमारी कुछ नई नई वैक्सीन आई थी। बेसिकली वैक्सीन का जो काम होता है ना, ये डाटा के साथ होता है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है ये डिजीज़ का डाटा, और फिर हमारे यहाँ पे जो पंजाब गवर्नमेंट है, इनका प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर का सेक्रेटरीट है, वो भी डिजीज़ के डाटा को मॉनिटर करते हैं। तो किसी भी डिजीज़ की अगर पेरीफ्री में या डिस्ट्रिक्ट मुख्तलिफ पंजाब के एरियाज़ में सर जाती है या कोई चीज़ डिक्लाइन की तरफ जाती है तो फौरी तौर पे नोटिफाइड हो जाती है। 2016 में ये देखा गया था कि जो रोटा वायरस है उसके केसेस में ना पंजाब में सर्ज आ गया था। रोटा वायरस यूजुअली प्रेजेंट करता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ, बच्चों को पेट में दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली लेट विंटर में, जैसे आजकल का सीज़न चल रहा है तो इसमें भी लूज मोशन की सर्ज आ जाती है बच्चों में, ये रोटा वायरस की वजह से। तो जो पंजाब गवर्नमेंट ने 2017 में रोटा वायरस की वैक्सीन को ईपीआई प्रोग्राम, जो कि वैक्सीनेटर बच्चों को पेरीफ्री में लगाते हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें ऐड कर दिया था। अच्छा। तो 2017 में रोटा वायरस की वैक्सीन को ऐड कर दिया गया। अच्छा। 2021 में सिर्फ पाकिस्तान में, स्पेशली सिंध के एरिया में, टाइफाइड की बहुत ख़तरनाक स्ट्रेन्स को आइडेंटिफाई किया गया था। टाइफाइड की ऐसी खतरनाक स्ट्रेन थी, उनको एक्सटीआर टाइफाइड कहते हैं, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड, मतलब उस पर कोई दवाई असर नहीं करती थी। आगा खान ने स्टडी कंडक्ट की थी 2021 में, फिर 2021 में सिंध में और 2022 में पंजाब में टाइफाइड की वैक्सीन को ऐड कर दिया गया। अच्छा। टाइफाइड की वैक्सीन भी प्रॉपर ग्रुप का हिस्सा बन गई। अभी लास्ट ईयर में 2023 में मीजल्स की वैक्सीन के साथ रूबेला की वैक्सीन को ऐड कर दिया गया। तो मीजल्स, रूबेला और टाइफाइड और रोटा वायरस, ये वैक्सीन तो ईपीआई प्रोग्राम में ऐड कर दी गई हैं। जो लेटेस्ट वैक्सीन की आपने बात की, 2 वैक्सीन और हैं ऑलरेडी वो चल रही हैं। एक फ्लू की वैक्सीन है जो कि हम सीज़न में रिकमेंड करते हैं, स्पेशली वो बच्चे या बड़े जिनको को अंडरलाइन क्रॉनिक या पुराने अरसे से कंडीशन चल रही है, दिल का कोई मसला चल रहा है, फेफड़ों का मसला चल रहा है, गुर्दों का चल रहा है, या दिमागी तौर पे बच्चे बीमार हैं तो उनको फ्लू की वैक्सीन लगाते हैं। या फिर जो हाजी या उम्रा पे जा रहे हैं तो अभी फरवरी 2025 से उनमें मेनिंजाइटिस की, गर्दन तोड़ बुखार की जो वैक्सीन है उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं अभी। अच्छा, ये जो रूबेला है ये तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन में डेंजरस भी होता है, बिल्कुल। तो अगर ये बच्चों को लगाया जाए तो इनकी फॉर लाइफ टाइम है इसकी वैक्सीनेशन उन पर असर करेगी या फिर दोबारा कोई बूस्टर डोज लगानी पड़ती है? मैं बताता हूँ, जो रूबेला की वैक्सीन है, बेसिकली जो मीजल्स और रूबेला है ना, ये एक ही ग्रुप का वायरस है।
वायरस एक ही ग्रुप का है। जो रुबेला है उसका दूसरा नाम जर्मन मीजल्स है, मतलब वो मीजल्स ही है, ग्रुप वो एक ही है। जो आपने बात की कि प्रेग्नेंट फीमेल में रुबेला बहुत ज़्यादा खतरनाक था, ठीक है। और जिन मदर्स को प्रेगनेंसी के दौरान रुबेला वायरस इन्फेक्शन हो जाता था, उनसे जो बेबीज़ डिलीवर होते थे उनमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां आती थी जिनको कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम कहते थे। मतलब वो सिंड्रोम था, पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करता था, दिमाग को, फेफड़ों को, दिल को, मुख्तलिफ एरियाज़ को। इस वजह से रुबेला और मीजल्स की 2 डोजेज लगती हैं, इनकी बूस्टर डोज दोबारा नहीं लगती, ये लग जाती है। और प्रेग्नेंट फीमेल में रुबेला जो है ना वो उतना ख़तरनाक नहीं है, इस वजह से प्रेग्नेंट फीमेल को रुबेला की वैक्सीन नहीं करते हम। जो प्रेग्नेंट फीमेल से आगे बेबी डिलीवर हुए हैं उनको रुबेला की वैक्सीन कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है ना ये डेंजरस है। एक चीज़ वैक्सीन की आपने बात की, तो प्रेग्नेंट फीमेल में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से टेटनस की वैक्सीन लगाई जाती है, क्योंकि वो ज़रूरी है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता बेबी को पैदाइश के बाद टेटनस हो गया तो इसकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, बेबी का सर्वाइवल बहुत कम होता है। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी टेटनस की वैक्सीन लगाते हैं। अच्छा, अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा आया, बिल्कुल जी नौज़ायदा है या फिर वो अगर रोई जा रहा है, तो वो आप किस तरह डायग्नोस करते हैं, इसे क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, मैं बताता हूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, नौज़ायदा बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं, देखें एक पीडियाट्रिशियन जो है ना उसका काम जो है ना वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है। हमें पेशेंट ने बोल के बताना नहीं होता कि मुझे किस जगह पे दर्द है, कहाँ पे है। अब वालदा जो है, नई नई वालदेन माशाल्लाह जो होते हैं वो खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कभी थोड़ा सा क्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बच्चे को पता नहीं क्या इशू है। तो बीइंग अ पीडियाट्रिशियन, बच्चों ने ना जैसे बड़ों में होता है नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं, बच्चों में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्यूज़ होते हैं कि बच्चे क्राई कर रहे हैं तो किस वजह से क्राई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्राइंग जो होती है बच्चों में वो हंगर क्राई होती है। छोटे बच्चों की जो बैली है ना वो उसका तनासुब एडल्ट की निस्बत बहुत छोटा होता है, वो बहुत जल्दी फिल होती है और फिर बहुत जल्दी एम्प्टी भी हो जाती है। तो बच्चों को फ्रीक्वेंट फीडिंग चाहिए होती है, बार बार फीड कराना पड़ता है। तो वो बच्ची, कोई और तरीका नहीं है बच्चों के पास, सिर्फ रोने का एक तरीका है जिससे वो अटेंशन अपनी तरफ कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ तो हंगर क्राई है। हाँ, बाज़ दफ़ा मदर्स जो हैं वो बच्चों को लेकर आते हैं हमारे पास, जी बच्चे क्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्राई कर रहे हैं जी, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, फीड भी नहीं कर रहे। तो फर्स्ट मंथ से लेके 4 मंथ तक बेबीज़ के अंदर एक चीज़ है जिसे हम एब्डोमिनल कोलिक कहते हैं। माओं को अक्सर इस चीज़ के बारे में पता होता है, जिसके लिए वो विगोरिन गुटी वगैरह भी यूज़ कर रहे होते हैं। वो एब्डोमिनल कोलिक पेट में गैस बनने का अमल होता है। छोटे बच्चों में ये नॉर्मल है। छोटे बच्चों की ग्रोथ का पैटर्न ऐसा होता है कि उनकी अंतरियों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, ब्रेन और अंतरियों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से अर्ली फेज़ में होती है। तो अंतरियाँ जैसे जैसे ग्रो कर रही होती हैं, गैस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है अंतरियों के अंदर, उसकी वजह से फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा पेन होती है। बच्चों के पास एक ही तरीका है कोई भी बात कम्युनिकेट करने का, और वो रोना ही है। तो उन्हीं नॉन वर्बल क्यूज़ को ही आइडेंटिफाई करना होता है हमने कि वो किस वजह से, किस चीज़ की क्राइंग है। तो इस हवाले से हम मदर्स को गाइड भी करते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, जो कज़न मैरिज से जो अब नॉर्मलिटी आती है बच्चों में, उस बारे में ऑडियंस को बता दें। हाँ जी, जो देखिए कज़न मैरिज जो है वो उसके बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट्स हैं, स्पेशली फ़र्स्ट कज़न मैरिज जो है। सेकंड कज़न मैरिज जो है वो उतनी डेंजरस नहीं है बहरहाल, लेकिन जो फर्स्ट कज़न मैरिज है ना, इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कंडक्ट की गई है, बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है इसमें तो बहुत ज़्यादा रिवाज है, 64% रिवाज है पाकिस्तान में कज़न मैरिज का, फर्स्ट कज़न मैरिज का स्पेशली। इसमें देखिए मल्टीपल स्पेक्ट्रम की डिजीज़ होती हैं फर्स्ट कज़न्स में। जेनेटिक्स की पूलिंग होती है, जेनेटिक्स, क्योंकि एक फैमिली है ना, तो एक फैमिली के अंदर जेनेटिक्स की पूलिंग है। अगर म्यूटेशन हुई है तो वो एक ही फैमिली के गिर्द घूमती रहेगी। तो कज़न्स मैरिजेस के बाद जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो हमारे यहाँ पे देखने में आई है, ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो सर्वाइव कर जाते हैं कज़न मैरिजेस में। जो मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में पिछले 8-10 साल में देखा है ना, कज़न मैरिजेस में मिसकैरेजेस के या फिर स्टिल बर्थ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी आज से तकरीबन कोई 8 साल पहले, 2017 में इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में भी वो पाकिस्तानी कम्युनिटी में कंडक्ट की गई थी। अच्छा। तो वहाँ पे जो बर्थ डिफेक्ट्स थे फर्स्ट कज़न मैरिजेस में, उनका रेट ऑलमोस्ट डबल था। नॉर्मल पॉपुलेशन से डबल रिस्क होता है अगर आपकी फर्स्ट कज़न मैरिजेज है चांसेस की। इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ें जो हमने देखी हैं फर्स्ट कज़न मैरिजेज में, जो सर्वाइव कर जाते हैं बच्चे, ऑलमोस्ट 50-60% तो बेबीज सर्वाइव ही नहीं करते। अनआइडेंटिफाइड इलनेस से बच्चों की डेथ हो जाती है। जो बच्चे बच जाते हैं उनमें थैलेसीमिया बहुत कॉमन बीमारी है, आजकल बहुत कॉमन बीमारी है, वालिदैन की बच्चों की लाइफ लॉन्ग मिजरी है थैलेसीमिया। उसके बाद बहुत सारे दिमागी मसाइल ऐसे होते हैं
कि जिनका लिंक जो है वो हमारा पीछे कज़न मैरिज से जुड़ता है। पट्ठों की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि बच्चे बिल्कुल सही जा रहे हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद अचानक से बच्चे बैठना बंद कर देते हैं, चलना बंद कर देते हैं, दिमागी ग्रोथ के साथ में उनकी बिल्कुल डेथ हो जाती है। थैलेसीमिया के बारे में मैं फर्दर बात करना चाहूँगा क्योंकि थैलेसीमिया एक बर्निंग इशू है इस वक्त। बीइंग अ पीडियाट्रिशियन हम हर रोज़ थैलेसीमिया के पेशेंट्स को देखते हैं, ठीक है। वालदैन ब्लड के लिए घूम फिर रहे होते हैं, उनको ब्लड नहीं मिल रहा होता। बेबीज़ की कंडीशन दिन ब दिन वर्स होती जा रही होती है। पाकिस्तान में 5 to 7% रेट है थैलेसीमिया के कैरियर्स का। कैरियर इस स्टेट में है कि इनमें रिस्क है कि अगर इन्होंने रिप्रोड्यूस किया आगे फर्दर और अगला मतलब फीमेल भी कैरियर हुई और मेल भी कैरियर हुआ तो 25% रिस्क है। 1 in every 4 चिल्ड्रन 25% रिस्क है कि बच्चे में थैलेसीमिया हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान में 1 लाख बच्चे रजिस्टर्ड थैलेसीमिया के हैं, रजिस्टर्ड 1 लाख बच्चे थैलेसीमिया के हैं। और जो स्टैटिस्टिक्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर का है 5000 पर ईयर न्यू बच्चे पूरे पाकिस्तान में थैलेसीमिया से, और इसकी एक ही वजह है कज़न मैरिज और शादी से पहले थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग का ना होना। एक होता है थैलेसीमिया मेजर, एक होता है माइनर। जी जी। तो अगर माइनर्स की आपस में शादी हो जाए तब भी प्रॉब्लम है? जी देखें, थैलेसीमिया माइनर जो है ना वो कैरियर की एक और शक्ल है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पाकिस्तान में 5 to 7% तो कैरियर स्टेट है ना थैलेसीमिया की। तो बेसिकली थैलेसीमिया माइनर जो है ना और कैरियर जो है, ये समझिए एक ही चीज़ के 2 नाम है। थैलेसीमिया माइनर या कैरियर्स, अगर इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है तो जैसे मैंने बताया 25% चांस है थैलेसीमिया मेजर के। थैलेसीमिया मेजर बेसिकली वो बीमारी है कि जिसमें बच्चे को ब्लड बार बार लगना है। वो थैलेसीमिया मेजर फुल ब्लोन थैलेसीमिया है, उसमें बच्चे को बार बार ब्लड लगना है। फिर बच्चों में ब्लड की रिक्वायरमेंट उम्र के साथ साथ बढ़ती है, 4 हफ्ते से फिर 3 पे आएगा, फिर 2 पे आएगा। फिर थैलेसीमिया की अपनी इतनी पेचीदगियाँ हैं, ये जिगर को मुतासर करेगा, तीली को करेगा, दिल को मुतासर करेगा, हड्डियों को मुतासर करेगा। थैलेसीमिया की इतनी ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं, इसलिए शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट मैंडेटरी है। अगर 2 कैरियर्स हैं तो बिल्कुल अगर मुमकिन हो तो इसको अवॉइड करें। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऑलरेडी ऐसे लोग हैं तो थैलेसीमिया के हवाले से भी पंजाब गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है। उसमें क्या होता है कि थैलेसीमिया 2 माइनर्स हैं तो उनकी कंटिन्यूसली फिर प्रेगनेंसी की मॉनिटरिंग होती है। अनोमली स्कैन से पहले की चीज़ें हैं ये कि 9 वीक्स पे या 12 वीक्स पे भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसमें सैम्पलिंग होती है, ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट सैंपल करके बेबी की जीन्स का एनालिसिस करते हैं। अगर तो बेबीज़ में थैलेसीमिया मेजर हो तो ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट जो भी है वो फिर टर्मिनेशन का भी वो बता देते हैं फिर फीमेल्स को। ओके, थैलेसीमिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं, मतलब कोई वैसे जैसे वैक्सीन्स होती हैं ख़त्म हो जाता है थैलेसीमिया दुनिया से ख़त्म हो जाए, इस तरह का कुछ नहीं अभी? थैलेसीमिया जो है उसमें ऐसे होता है कि थैलेसीमिया का जो ट्रीटमेंट है ना वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है ना ये अल्टीमेट ट्रीटमेंट होता है थैलेसीमिया का, लेकिन उसकी कुछ आगे कुछ इंडिकेशंस हैं और कुछ उसकी इम्प्लीकेशंस हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट देखिए, हमारी कंट्री बेसिकली अंडर डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग नेशंस हैं, हम डेवलप कर रहे हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट वेरी कॉस्टली प्रोसीजर, बहुत महंगा प्रोसीजर है। वेरी एक बात, दूसरी बात वो उस चीज़ पे है। पहले तो एक हम बच्चे को देखते हैं कि वो थैलेसीमिया का जो बच्चा है उसकी कंडीशन इतनी ख़राब तो नहीं हो गई कि उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट इफेक्टिव भी रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर इतना प्रोग्नोसिस उसका है कि नहीं अच्छा है, उसकी बाद की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है। पहली चीज़ तो ये। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बच्चों को ब्लड लगता रहता है। वो किसी ट्रेंड फिजिशियन से, ट्रेंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट से या ट्रेंड हीमाटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए बगैर पेरिफ्री में ब्लड लगवाते रहते हैं। फिर ब्लड जैसे जैसे लगता रहता है फिर आहिस्ता आहिस्ता बीमारी की पेचीदगी बढ़ती जाती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर में या उन डॉक्टर्स के पास जो इस हवाले से कुछ बेहतर गाइड कर सकते हैं, उनके पास वो बच्चा पहुंचता ही तब है कि जब वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट उसका हो ही नहीं सकता। एट प्रेजेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में हो तो रहा है लेकिन क्वाइट कॉस्टली प्रोसीजर। अच्छा, न्यू पेरेंट्स के लिए कोई क्या बच्चों की न्यूट्रिशनल टिप्स आप देंगे कि किस तरह की उनकी खुराक होनी चाहिए, किस तरह की उनको मतलब वैरायटी ऑफ थिंग्स देनी चाहिए? देखिए, जो न्यू पेरेंट्स हैं ऑलरेडी माशाल्लाह आजकल के तो पेरेंट्स बड़े समझदार हैं। बस मेरे पास अक्सर व बेशतर जब पेरेंट्स आते हैं तो मैं उनको 2-4 चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि एक तो प्रॉपर डाइट एट प्रॉपर टाइम, यही असूल है बच्चों का।
मैं एज ब्रैकेट 0 से शुरू कर रहा हूँ, मतलब अभी आपका फॉरी न्यूबॉर्न बेबी माशाल्लाह डिलीवर हुआ है, ठीक है, उसको आपने हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि मदर फीड पे रहे। मदर फीड पे जितना भी एम्फेसाइज किया जाए उतना कम है। मदर फीड इतनी ज़रूरी चीज़ है बच्चों के लिए। मदर फीड में अल्लाह पाक की तरफ से इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मल्टी वाइटामिन्स, हर तरह की चीज़ें सिवाय विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन देनी पड़ती है हमें, हर चीज़ मदर फीड में है। तो मेरे पास जो पेरेंट्स भी आते हैं जिनका बेबी माशाल्लाह डिलीवर हो गया है या इन प्रेगनेंसी जो है वो अपने बेबी के हवाले से कंसल्ट करते हैं, या इमीडिएटली डिलीवरी के बाद अगर मैं किसी बच्चे को अटेंड करता हूँ तो मेरा मशवरा तो ये होता है जी कि मदर फीड आप पूरी कोशिश करें कि मदर फीड दें। मदर फीड बच्चे का हक है। 6 मंथ तक बच्चे को, अगर बच्चा मदर फीड पे है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। 6 माह की ग़िज़ाई ज़रूरियात अल्लाह पाक की तरफ से माँ के दूध के अंदर शामिल होती हैं। 6 माह के बाद आप डाइट स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे हम वीनिंग कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसे वीनिंग कहते हैं। तो वीनिंग का जो टाइम है वो 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स पे जो पेरेंट्स हमसे पूछते हैं आके, या वैसे जनरल नॉलेज के लिए हम बताते हैं उन्हें कि 6 मंथ्स पे आप कोई सी भी ऐसी डाइट जो इजीली पैलेटेबल हो और जिसकी कंसिस्टेंसी जस्ट लाइक मिल्क हो, मतलब लिक्विड की तरह की चीज़ें में मुख्तलिफ़ किस्म के सेरेलैक मिल जाते हैं बाज़ार से वो, या फिर आप खिचड़ी जो है ना बना के, खिचड़ी एक प्रॉपर डाइट होती है बच्चों की, उसको पतली थोड़ा रख के, जिस तरह की दूध की कंसिस्टेंसी है इस तरह की कंसिस्टेंसी रख के आप खिचड़ी शुरू कर सकते हैं। साबूदाने की खीर, कस्टर्ड वगैरह, या फिर प्यूरीज जो है बच्चों में बड़ी इफेक्टिव होती हैं। प्यूरीज जो है वो आप फ्रूट्स की भी बना सकते हैं, वेजिटेबल्स की भी बना सकते हैं। फ्रूट्स में आप एप्पल की प्यूरी बना लें, उसका गूदा बना लें, वो खिला दें। केले का गूदा बना के वो खिला सकते हैं। उसके बाद जो सब्जियाँ हैं जैसे गाजर हो गए या पीस मटर हो गए, इनको उबाल के इनका गूदा बना के वो स्टार्ट कर दें। 2 चीज़ें मैं लाजमी मेंशन करना चाहूँगा डाइट के हवाले से। हमारे पास अक्सर व बेशतर एक कॉन्सेप्ट है, आजकल सर्दियों के में ज़रा ज़्यादा है, कि छोटे बच्चों को, नौज़ायदा बच्चों को ना वालिदैन या नाना नानी या दादा दादी शहद देते हैं। 1 साल से पहले छोटे बच्चों में शहद रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मैदे का सिस्टम, पेट का सिस्टम, वो शहद को हज़म नहीं कर सकता। शहद जो है वो कम्प्लेक्स फॉर्म जो है, शुगर की कम्प्लेक्स फॉर्म है, तो उसको तोड़ना पड़ता है। तो बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो शहद को हज़म नहीं कर सकता। तो 1 साल से पहले शहद बच्चे को ना दें। अगर बच्चा मदर फीड पे है तो आप मदर को दें, मदर हनी का यूज़ कर लें। और 6 माह से पहले बच्चे को एग ना दें। सही। एग जो है वो 6 माह के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, और शहद जो है वो 1 साल के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, छोटे बच्चे जो चलना फिरना शुरू कर देते हैं, उनमें हेल्दी ईटिंग हैबिट्स किस तरह प्रमोट की जाए? कुछ बच्चे खाते ही नहीं हैं, बिल्कुल कुछ भी उनको दे दें। सही। देखिए, ये मदर्स का सबसे पहला सवाल यही होता है जी कि हर चीज़ है, बच्चे खाते नहीं हैं। देखिए, ये जो जनरेशन है ना, जो अभी जनरेशन आ रही है, ये हमारी जनरेशन से बहुत मुख्तलिफ है। इनकी प्रेफरेंसेस मुख्तलिफ हैं, इनकी प्रायोरिटीज़ मुख्तलिफ हैं, इनकी हर चीज़ मुख्तलिफ है, इनकी दिलचस्पी मुख्तलिफ है। हमारी दिलचस्पी और थी, इनकी दिलचस्पी मुख्तलिफ है। ये सोशल मीडिया वाली जनरेशन है, ये मोबाइल पे, टैब्स पे, ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड जनरेशन जिसको आप कहते हैं ना, ये वो वाली जनरेशन है। तो अक्सर व बेशतर यही सवाल होता है, ठीक है। इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च भी की गई है, रिसर्च कंडक्ट भी की गई है कि बच्चों में ईटिंग हैबिट्स को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। देखिए, बच्चों में एक चीज़ होती है, उसे फूड एवर्जन कहते हैं। फूड एवर्जन एक्चुअल फूड की डिसलाइकिंग होती है। एक्चुअल फूड की डिसलाइकिंग किसी एक फूड के लिए होती है। कोई एक फूड है जो बच्चे ने नहीं खाना, वो फूड एवर्जन है। जो रिकमेंडेड चीज़ है, वो रिकमेंडेड चीज़ ये होती है कि हम पेरेंट्स को मशवरा देते हैं कि आप एक ही चीज़ को 10 डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में और 10 डिफरेंट तरीक़ों से ट्राई करें। अगर आपका बच्चा उन 10 डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में और 10 डिफरेंट तरीक़ों से भी उस चीज़ को नहीं खाता, तो उस बच्चे को उस फूड के एवर्जन है, वो आप उसकी डाइट से निकाल दें। सही। ठीक है। उसके बाद जो डाइट की जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसमें जो मेन सबसे बेसिक चीज़ जो है ना, वो एनवायरनमेंट का डिफरेंस है। बच्चे को एनवायरनमेंट उस तरह का प्रोवाइड करना है आपने कि उसका खाने को दिल करे। हमारे यहाँ पे बच्चे जो है ना वो इमिटेट करते हैं, उन्होंने हर चीज़ को अपने बड़े बहन भाइयों को कॉपी करना है, या मदर को या फादर को कॉपी करना है। तो कोशिश करें कि जो आपका डाइट का टाइम है ना, बच्चे को अपने साथ बिठा लें। आप एक टेबल पे बैठ के खा रहे हैं, आप बच्चे के साइज़ की चेयर बनवाएं, उसको अपने लेवल पे रख के उसके सामने उसके साइज़ का चम्मच रख दें, उसके साइज़ की कोई भी चीज़ रख दें, वो आपको इमिटेट करेगा।
बच्चा, ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि आप अगर थोड़े से बड़े बच्चे हैं, 2 साल का बच्चा है या 3 साल का बच्चा है, आप उस बच्चे को, बच्चे की वालदा या जो भी है केयर कर रहे हैं बच्चे का, उसको उसके जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड है उसके अंदर इंगेज करें। हम ये चीज़ बनाते हैं, आज आप ये खाएंगे, हम ये मिलकर बनाते हैं। जब चीज़ बच्चे इंगेज हो जाते हैं ना जब एक चीज़ के अंदर, फिर उन बच्चों का जो है ना उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तीसरी चीज़, वैरायटी ऑफ फूड्स ऑफर करें। प्रेजेंटेशन मैटर्स, बच्चों के लिए प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। आप एक प्लेट दे रहे हैं, उसमें 4 कलर की चीज़ें रख दें, एक फ्रूट की रख दें, एक सैलड की कोई चीज़ रख दें, कोई भी दूसरी, उसमें इस तरह की प्रेजेंटेशन कर दें। किसी भी एनिमल की शक्ल की प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं, उससे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। ये वाली चीज़ें हैं जिसमें अभी मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है बच्चे को, जस्ट आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी है कि जो बच्चे की डाइट का ना वो चीज़ें बढ़ा देगी। चौथी चीज़, एक और चीज़ जो आइडेंटिफाई की गई है कि जो कि वाकई डेफिशिएंसी, अगर बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी है या मल्टीविटामिन्स में जिंक की, फोलिक एसिड की, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो भी बच्चों की जो एपिटाइट है वो सुप्रेस हो जाती है। तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई बहरहाल एक चाइल्ड फिजिशियन कर सकता है, लेकिन जो चीज़ें मैंने पहले बताई हैं वो सबसे पहले आती हैं। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है वो सबसे एंड में जाके आती है। किस तरह की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है बच्चों में? पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी मैंने देखी है आजकल वो आयरन की और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी तो धूप से मिलता है। हाँ जी, ये विटामिन डी धूप से मिलता है, लेकिन वो कौन सी धूप है देखें, ये भी मैटर करता है। इंफ्रारेड लाइट्स हैं बेसिकली जो स्किन के अंदर कोलेस्ट्रॉल को तोड़ के विटामिन डी बनाते हैं। तो वो वाली जो लाइट है ना जिसमें विटामिन डी, जो विटामिन डी क्रिएट करता है वो अर्ली मॉर्निंग की लाइट है, सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक। उसके बाद इंफ्रारेड लाइट का फ्रैक्शन लाइट में कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो उसके बाद की जो लाइट है ना वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती विटामिन डी के लिए। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे सूरज की रोशनी है तो बहुत, लेकिन उसका एक्सपोजर उतना नहीं है। मतलब अगर 9 से 11 का टाइम हमारे बच्चे स्कूल होते हैं, ठीक है, संडे वाले दिन जो है हमको धूप में निकलने नहीं देते क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो पेरेंट्स भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। तो सनलाइट तो उतना बड़ा फैक्टर क्रिएट ही नहीं कर पाता। लेकिन हमारे यहाँ पे आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो 40% रिपोर्ट हुई है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी पे अभी ऐसा सच कोई रिसर्च कंडक्ट नहीं की गई, लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में। तो आयरन की डेफिशिएंसी किस वजह से हो रही है? आयरन की डेफिशिएंसी का एक फैक्टर तो वही है जो ऑलरेडी मैंने पहले बताया कि मदर्स डेफिशिएंट है। जब मदर्स डेफिशिएंट है तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी डेफिशिएंट है, क्योंकि बच्चों ने अपना जो आयरन का स्टोर है वो माँ से लेके आना है। तो अब माँ ही डेफिशिएंट है तो बच्चे में तो ऑलरेडी आयरन डेफिशिएंट है। दूसरी चीज़, अभी जो हमने डाइट के हवाले से बात की कि बच्चों को दूध जो है 1 साल 2 साल 3 साल पे इतना दूध पिलाया जाता है कि वो आयरन किल कर देता है। अच्छा, वो कैल्शियम पूरा कर रहे होते हैं। वो कैल्शियम भी पूरा नहीं हो पाता। हमारे यहाँ पे जिस तरह का दूध मिलता है उसके अंदर तो कैल्शियम भी नहीं है। अब जो कैल्शियम और आयरन है ये दोनों इकट्ठे जज़ब नहीं हो सकते। अच्छा, इन दोनों को अलग अलग जज़ब करना पड़ता है। ये एक दूसरे को वो कैंसिल कर देते हैं। तो अगर आयरन वाली चीज़ें आपने दूध के साथ दी हैं तो ना बच्चे को कैल्शियम मिलेगा ना आयरन मिलेगा। तो हमारे पास अक्सर माएँ आती हैं, बच्चों से दूध पीता है जी, दूध ज़्यादा पीता है, कितना पीता है जी, 2 साल का बच्चा जी 1 किलो दूध पी रहा है। अब 2 साल का बच्चा 1 किलो दूध पी रहा है, इतना सा उसका स्टमक है, ठोस ग़िज़ा की तो जगह ही नहीं है। अब ठोस ग़िज़ा भी इतनी अच्छी खासी होनी चाहिए जिन चीज़ों में आयरन ज़्यादा है, जैसे कि फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स की बच्चों को हैबिट नहीं है क्योंकि बच्चे दूध पीते जा रहे हैं। उसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स की बच्चों को हैबिट्स नहीं है। बच्चों को हैबिट्स हैं बाज़ार की चीज़ों की या फिर दूध की। इस वजह से डाइट में इनसफिशिएंसी है आयरन की, जिसकी वजह से बच्चों में फिर लॉन्ग लास्टिंग आयरन डेफिशिएंसी आती है। बच्चों को सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं आयरन विटामिन डी के? बच्चों में आयरन और विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन हमेशा डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करने के बाद हम देते हैं। क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो ट्रीटमेंट का एक फॉलोअप होता है कि हम कितनी देर के बाद बच्चों में फॉलोअप करेंगे। मतलब 1 महीने के बाद करेंगे, 2 माह के बाद करेंगे, 3 माह के बाद करेंगे। हर फिजिशियन का अपना एक तरीका होता है। तो जो मैं करता हूँ वो मैं क्या करता हूँ कि मैं दोनों चीज़ों के पहले बेसलाइन लेवल चेक करता हूँ। अगर एक बच्चा या बच्ची है हमारे पास आता है और मुझे लग रहा है कि इसमें आयरन की कमी है या विटामिन डी की कमी है, तो मैं किसी भी अच्छी लेबॉर्ट्री से उसका बेसलाइन का लेवल करवा लूँगा। मतलब HB का लेवल करवा लूँगा, विटामिन डी का लेवल करवा लूँगा। अब मुझे आइडिया हो जाएगा कि इस लेवल की HB है और इतना विटामिन डी है। इस लेवल की HB पे मैंने ये वाली ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है और ये वाली डाइटरी मॉडिफिकेशन देनी है। देखें, ट्रीटमेंट अकेला इन चीज़ों को कवर नहीं कर सकता।
जब तक आप डाइटरी एडवाइस और डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, बच्चों में डाइट की चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, आप आयरन की कमी को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे की बॉडी कंटिन्यूसली आयरन को कंज्यूम कर रही है। तो जो वक्ती तौर पे आप रिप्लेसमेंट करेंगे वो 3 माह के बाद फिर वो डेफिशिएंसी में चला जाएगा। तो पहले बेसलाइन होती है और उसके बाद फिर सप्लीमेंटेशन, दोनों चीज़ों के सप्लीमेंट्स के जरिए हम कवर कर सकते हैं। अच्छा, वो जो गमीज़ आती हैं बच्चों की, जो गमीज़ होती हैं उसमें मल्टीविटामिन लिखा होता है, इस तरह की काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो अगर बच्चों को बगैर कंसल्टेशन के किसी पीडियाट्रिशियन से दी जाए तो वो कोई नुकसान तो नहीं करती? देखें, जो गमीज़ है ना बेसिकली वो रिकमेंडेड इस हवाले से नहीं है कि उनकी बेसलाइन पे ना साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कोई। हर चीज़ का एक साइंटिफिक प्रूफ है। देखिए, आयरन की ना बच्चों में ख़ास किस्म की मिकदार में डेली की रिक्वायरमेंट है। विटामिन डी की ख़ास किस्म की मिकदार में एज के अकॉर्डिंगली डेली की रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट को हमने फुलफ़िल करना है। अगर फॉर एग्जांपल हम बच्चों को आयरन का सिरप एडवाइस करते हैं, तो आयरन का सिरप एक चम्मच में कितने मिलीग्राम है, वो बच्चे को कितने अरसे तक देने हैं, वो बच्चे को कितने अरसे दे के फिर हमने फॉलो करना है। फिर हर मंथ बच्चे का अगर वेट बढ़ रहा है तो हमने उसके हिसाब से उसकी डोज को भी एडजस्ट करना है। विटामिन डी और आयरन दोनों में ऐसा है। गमीज़ में आप ये नहीं कर सकते, उसमें आप डोज को मॉनिटर नहीं कर सकते और अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते। तो बेहतर तो यही है कि अब अगर आपके बच्चे को आयरन या विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है तो एक ट्रेंड स्पेशलिस्ट जो भी इस चीज़ की नो हाउ रखता हो उसके पास जाके आप बेसलाइन स्टार्ट करवाएं और उसके बाद प्रॉपर उसको फॉलो करें, ताकि एक डेफिशिएंसी को कवर किया जा सके। उसके बाद आप विजिलेंट रहें फिर उसके लिए।